तो हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में एक बहुत ही खास क्लास आज होने वाला है। और इसके पहले जो क्लास चल रहा था जिसमें आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराया था। फिजिक्स का भी फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे, केमिस्ट्री का भी और बायोलॉजी का भी। आज की इस क्लास में सबसे खास बात यह है कि आज आप लोगों के लिए एक पूरे कंप्लीट साइंस का एक पीडीएफ हमने लेके आया है, जिसमें फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, बायो भी होगा। खासियत इस पीडीएफ की यह है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है, साथ ही साथ जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एनसीईआरटी के टोटल सोल्यूशन के साथ दिया गया है। और इसके अलावा प्रत्येक चैप्टर से जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनने वाले हैं जो कि शॉर्ट में पूछ दिए जाते हैं, उन टोटल क्वेश्चनों को एक साथ एक पीडीएफ में लेकर हम आए हैं आज। तो आज का ये वीडियो काफ़ी खास, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उस स्टूडेंट के लिए जो इस साल 10th क्लास के एग्जाम देने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को आज देखेंगे, कलम कॉपी लेकर बैठेंगे अपने पास। और आज हम सबसे पहला टॉपिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो आज का हमारा पर्पस होगा कि आज हम केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर फोकस करें। और जितने भी पहला चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, उस टोटल क्वेश्चनों का आज बताएंगे और लिखवाएंगे। आप लोग कॉपी में उसको नोट करते चलेंगे। फिर अगला क्लास जो कल आएगा, पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव क्लास कल लेके आएंगे। उसमें प्रत्येक VVI क्वेश्चन आंसर को हम कंप्लीट कराएंगे। यानी कि अब आपको इस क्लास में भले 1 से 2 दिन क्लास डिस्टर्ब हो सकता है टाइम की वजह से, टाइम ज़्यादा नहीं मिलने की वजह से, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए क्लास हम डेली बाय डेली लेकर आए। और अब अधिकांशतः क्लास साइंस कहीं चलेगा, एक अल्टरनेट करके, या तो फिजिक्स, या तो केमिस्ट्री, या तो बायोलॉजी। तो आज का जो क्लास आप लोग का होगा, आज केमिस्ट्री का क्लास होगा। तो जितने भी आपके दोस्त मित्रगण होंगे सबके पास वीडियो को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास ये पहुंच सके। क्लास में सबसे पहले बात दिखा दें आपको पीडीएफ का ये खासियत क्या है। क्लास 10 का स्पेशल पीडीएफ तैयार कराया गया है। और ये पीडीएफ में सबसे पहला टॉपिक हम केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में टोटल देखिए जितने भी चैप्टर है, प्रत्येक चैप्टर को यहाँ लिख दिया गया है। इसमें पहला चैप्टर हमको मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से जितने भी पहले बता दिए हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे सब के सब क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे। तो आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठिएगा, उसको लिखते चलिएगा। आज के क्लास में क्वेश्चन आंसर एक भी नहीं होगा, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही पढ़े जाएंगे जो कि फर्स्ट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। आइए बिना लेट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होगा, काफ़ी छोटा क्लास, जो भी क्लास होगा काफ़ी छोटा क्लास होगा। ठीक है, सबसे पहला पीडीएफ में आपका क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, लेकिन हमें अभी क्वेश्चन आंसर से कोई मतलब नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम बात करेंगे अपने टॉपिक पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तब आपको हम उस टॉपिक पर लेके चलेंगे। चलिए पहला टॉपिक हम इसकी बात करते हैं, इस पीडीएफ की बात करते हैं। इसमें पहले चैप्टर में जितने तत्वों का नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक पूछे जाएंगे पूरा एक पास लिख दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर में जितने भी तत्व यूज होंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में, जितने भी तत्वों का नाम यूज होंगे, जिनके संकेत का नाम यूज होंगे या परमाणु संख्या का यूज होंगे, वो सबको एक पास एक जगह लिख दिया गया है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है उस पर हम टिक लगाएंगे, उसको अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। और पहले खोल दिए कॉपी कलम लेके बैठिएगा क्योंकि आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है। जो जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी हम बात करेंगे और वो आप लोग नोट करिएगा। परमाणु क्रमांक तो कम से कम इतना जरूर नोट कर लिएगा। सबसे पहला बात कर लेते हैं हम परमाणु क्रमांक में ऑक्सीजन, सेकेंड की बात कर लेते हैं हम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। ये 4 ऑक्सीजन की संकेत वो होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। सोडियम का संकेत N होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। मैग्नीशियम का Mg होता है, यहाँ स्मॉल में लिखा है, ये Mg होता है और परमाणु क्रमांक 12 होता है। एल्युमिनियम की अगर हम बात करें, अगर बात करते हैं एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है और संकेत Al होता है एल्युमिनियम का। ये तो इस साइड का हुआ। इस साइड से देखते कौन इंपोर्टेंट है। अभी हमने कौन कौन बताया? ऑक्सीजन, सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, 4 बताए। सिलिकॉन का SI, 1 मिनट, सिलिकॉन ये भी लिख लीजिए, SI होता है, परमाणु क्रमांक 14 होता है सिलिकॉन का। यहाँ तक आप नोट जरूर कर लीजिएगा। इस टाइम बात करते हैं सबसे ज्यादा, और याद कर लो जिंक तो हमेशा माइंड में सेट रखिएगा। जस्ता जिसको बोलते हैं, जिंक बोलते हैं, Zn संकेत क्या होगा?
Zn होगा और परमाणु क्रमांक कितना होगा इसका 30। एक Zn, कॉपर और आयरन, ये 3 और एक क्रोमियम, ये 4 टॉपिक क्रोमियम, आयरन, कॉपर और जिंक सबसे ज्यादा यूज होने वाले एलिमेंट के नाम है फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करते हैं तो यहाँ क्रोमियम का संकेत Cr होगा और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होगा। आयरन का संकेत Fe होगा, एटॉमिक नंबर 26 होगा। कॉपर का संकेत C होगा। ये जितने भी सेकेंड लेटर कैपिटल में लिखा हुआ है इसका शॉर्ट में कर लीजिएगा, ये टाइमिंग में टाइपिंग करते समय मिस हो जाता है। Fe। कॉपर का Cu, कॉपर का Cu और एटॉमिक नंबर 29। जिंक का Zn, एटॉमिक नंबर 30। यहाँ तक आप लोग क्रोमियम, आयरन, कॉपर, जिंक 4 हमने इधर बताया और 4 हमने इधर बताया, 4 होगा 4, एकदम कॉपी में नोट कर रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है बालक, ये जितना हम लिखवाएंगे जो बताने जा रहे हैं ये आप एकदम से एकदम नोट करके जरूर रख लीजिएगा इस बात को। आइए सबसे पहला बात, हम पहले बोले हैं कि आज के क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। हम एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें नहीं पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव भी दिया हुआ है लेकिन अभी हमें सब्जेक्टिव से मतलब नहीं है। अगला क्लास अगला वीडियो जो आप लोग के लिए आएगा वो सब्जेक्टिव के लिए आएगा। अभी फिलहाल हम बात करते हैं ओनली ऑब्जेक्टिव की। आइए सबसे पहला बात, टोटल तत्वों की संख्या 118 जबकि अब 119 हो चुका है लगभग। इसमें से टोटल तत्वों में से सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे हल्का तत्व किसे कहते हैं? तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है जी? हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। लेकिन अगर ये कहे सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, इधर आइए लिख लीजिए कॉपी में। सबसे हल्की धातु जो होती है लिथियम होती है, Li, लिथियम सबसे हल्की धातु लिथियम। और सबसे भारी तत्व, सबसे भारी तत्व की बात करते हैं, सबसे भारी एलिमेंट जो होता है ऑस्मियम होता है। सबसे भारी एलिमेंट ऑस्मियम। 3 बताएं, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्का धातु लिथियम, सबसे भारी तत्व ऑस्मियम। अगला बात कर लेते हैं प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो प्राकृतिक तत्वों की संख्या 98 होती है। धातु की उस 98 में टोटल में 118 जो एलिमेंट बताए हम इसमें धातु की संख्या 93 और अधातु की संख्या 18, उपधातु की संख्या 7 और अकीय गैस की संख्या लिख लीजिए, इधर कहीं लिखा हुआ है अकीय गैस की संख्या 6। अकीय गैस की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 6 होती है, 6 होती है। तो यहाँ पे गौर लिख कर देते हैं जी, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, तो सबसे हल्का धातु लिथियम, सबसे भारी धातु, सबसे भारी तत्व ऑस्मियम, प्राकृतिक तत्व की संख्या 98, धातु की संख्या 93 और धातु की संख्या 18, उपधातु की संख्या 7। अब सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध होने वाले तत्व कौन सा है? सर्वाधिक उपलब्ध तत्व जो हर एक जगह पाए जाते हैं, सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन O2 होता है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। और सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा पूछे, तत्व पूछे तो ऑक्सीजन, और पूछे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है तो होगा कौन? एल्यूमिनियम। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व ऊपर ही बताया हाइड्रोजन, यहाँ भी आ गया जगह और हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व। यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर बढ़ते हैं, अगला बात कर लेते हैं, कौन सा धातु है, कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है? जितने भी धातु होते हैं वो ठोस अवस्था में रहते हैं, लेकिन एक धातु ऐसा है जो द्रव अवस्था में रहता है, वो होता है पारा, मरकरी, जिसका संकेत होता है Hg और परमाणु क्रमांक 80 होता है। याद कर लीजिए इस बात को। मरकरी का परमाणु क्रमांक पूछा जाता है कि मरकरी का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 80 होता है। और द्रव अवस्था में पाया जाने वाला ये धातु है पारा। अगर यही पूछते द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन सा है? जितने भी अधातु होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाने वाला जो अधातु है वो होता है ब्रोमीन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु अधातु ब्रोमीन होता है। अगला बात कर लेते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक किसे माना जाता है? कौन सा धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है? चांदी। सबसे अच्छा पूछे तो चांदी, लेकिन साथ ही साथ कॉपर भी होता है, एल्यूमिनियम। इन सब में सबसे ज्यादा सबसे अधिक चालकता किसकी होती है? चांदी की होती है। सबसे अधिक चालकत्व तो किस धातु की होती है जी? चांदी की होती है, याद रखिएगा। या आप देखते होंगे जो क्या कहते हैं सोलर बनते हैं, सोलर प्लेट,
उसमें सिलिकॉन का लगाया जाता है, सिलिकॉन का यूज किया जाता है, चांदी का यूज नहीं किया जाता। जबकि चांदी का यूज करना काफ़ी बेटर माना जाता है, सबसे अधिक सुचालक होता है चांदी। लेकिन चांदी इतना ना महंगा होता है कि उसको सब कुछ सर्वाइव नहीं कर, सब कुछ नहीं खरीद सकता है, इसलिए वहाँ सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है सबसे अधिक सुचालक कौन सा है जी? चांदी होता है। विद्युत का सुचालक अधातु, वो कौन, जितने भी अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन एक अधातु ऐसा होता है जो विद्युत का सुचालक होता है और उसका नाम है ग्रेफाइट। लिख लीजिए कॉपी में, ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन धातु में भी ये प्रोसेस होता है, जितने भी धातुएं होती हैं वो विद्युत के क्या होती हैं? सुचालक होती है। लेकिन एक धातु ऐसा है जो विद्युत का कुचालक होता है, जिसका नाम है सीसा, पीबी। याद कर लीजिएगा इस बात को, या कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा। सीसा एक ऐसा धातु है जो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। अगला है हड्डी और धातु का निर्माण किसके द्वारा होता है? कैल्शियम। हड्डियों और धातु, अगर आपका हड्डी टूटेगा तो डॉक्टर सबसे पहले कैल्शियम का दवा आपको देगा, क्योंकि हड्डी और धातु का निर्माण जो होता है किससे होता है? कैल्शियम से होता है। परमाणु क्रमांक 20 होता है। सबसे क्रियाशील धातु, चलिए सबसे क्रियाशील, एक बात आपको बता दें, सीजियम सबसे क्रियाशील, यहाँ पे लिखा हुआ है सीजियम। एक और नोट कर लीजिए, पोटेशियम। पोटेशियम को सबसे अधिक क्रियाशील धातु माना जाता है, पोटेशियम को। और पूछे सबसे ज्यादा नरम धातु तो क्या होता है? सीजियम। सीजियम सोना से भी ज्यादा नरम होता है। सबसे अधिक नरम धातु कौन सा हो जाएगा? सीजियम। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम। और सबसे कम क्रियाशील पूछे तो हो जाएगा प्लेटिनम। ये सब याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है, ये माइंड में सेट रखिएगा। सबसे क्रियाशील धातु ये सीजियम हटा दीजिएगा, पोटेशियम होगा। सबसे नरम धातु पूछे तब सीजियम बोलेंगे, और पूछेगा सबसे कम क्रियाशील धातु तो प्लेटिनम होगा। सबसे क्रियाशील अधातु वो कौन सा धातु है सबसे अधिक क्रियाशील होता है? वो होता है फ्लोरीन। इसको नोट कर लीजिए, फ्लोरीन। हमको लगता है कि यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अभी जस्ट आपको हमने एक बात बताई, इस पे एक बार प्लीज आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर कॉपी में आप नोट कर लीजिए कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये आपकी एग्जाम के लिए भी काफी इंपोर्टेंट है, या फिर अगर आगे के कभी भी आप एग्जाम देने वाले हैं, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम, उन सब ये काफी इंपोर्टेंट होगा। बस 5 मिनट बैठिए, रूम में आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निष्क्रिय अक्रिय, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, नोबेल गैस जिसको बोला जाता है, जो वर्ग 18 में रखा गया है, जिसको शून्य वर्ग भी कहा जाता है, उसमें टोटल अभी जस्ट हमने बताया आपको 6 अक्रिय गैस होते हैं। वो 6 अक्रिय गैस कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। नोट कर लीजिए इस बात को। टोटल अक्रिय गैसों की संख्या, पहला पूछेगा अक्रिय गैस को किस वर्ग में रखा गया है? 18वें वर्ग में रखा गया है। 18वें वर्ग का अगला दूसरा नाम क्या है? इसको शून्य वर्ग भी कहा जाता है। 18वें वर्ग के तत्वों को क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस बोलते हैं, या इसको निष्क्रिय गैस बोलते हैं, या इसको नोबेल गैस के नाम से जानते हैं। जितना नाम होता है टोटल का टोटल हमने बताया। कौन कौन से गैस होता है? हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जेनॉन होता है और रेडॉन होता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अगला टॉपिक बात कर लेते हैं। किस तत्व को, क्वेश्चन देखिए जी, किस तत्व को, जितने भी क्वेश्चन है एक शब्द का वन लाइन आंसर देना है, एक शब्द आंसर देना है, और ये सब अधिकांश ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये आप नोट कर रखिएगा। किस तत्व को चाकू से काटा जा सकता है? तो अधिकांश लोग जानते हैं कि पोटेशियम, सोडियम, लेकिन 3 होते हैं, लिथियम, सोडियम, तीनों नाम जानिए। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीनों को चाकू से काटा जा सकता है। और पूछ देता है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को भी काट सकते हैं, सोडियम को भी काट सकते हैं, और पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ था, पिछले साल क्वेश्चन पूछा हुआ था। कार्बन की प्रकृति क्या होती है? धातु है, क्या धातु है, उप धातु है, क्या अक्रिय गैस? अधिकांश मुझे टिक मार देते हैं उप धातु पर, क्योंकि उसकी संयोजकता 4 होती है, तो उप धातु पर टिक लगा देता है लोग। लेकिन आप ये बात माइंड में सेट कर लीजिए, कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है जिसके 2 अप्रूफ होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। एक होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। अगर ये बात आ जाए कि कार्बन के कितने अप्रूफ होते हैं, तो कार्बन के 2 अप्रूफ होते हैं, एक होता है हीरा और दूसरा अप्रूफ होता है ग्रेफाइट। आगे बढ़ते हैं। नीचे वही क्वेश्चन दिया हुआ जो आपको बता रहे थे, वही कार्बन मुख्यतः कितना अप्रूफ? कार्बन के 2 अप्रूफ, हीरा और ग्रेफाइट। प्राकृतिक रूप से पूरे पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ पूछ रहा है, हीरा। ये सबको जानता है हीरा होता है। हीरे का पूर्णांक आप फिजिक्स में पढ़े हुए 2.42 होता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आ गया क्या जी? एक अभी ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसमें से मरकरी हमने आपको बताया, चांदी मरकरी का Hg, चांदी का Ag, सोना का यहाँ पर दिया क्या है, कौन सा धातु किस धातु को हटा सकता है। जो अधिक क्रियाशील होगा वो अपने से कम क्रियाशील वाले को हटा देगा, ये बात याद कर लीजिएगा। और सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होता है जी? पोटेशियम। पढ़े आप, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना और प्लेटिनम। सबसे कम क्रियाशील प्लेटिनम। ये क्रियाशीलता आपके बुक में क्रियाशीलता की एक श्रेणी दी गई होगी। अब जाकर देखिए धातु और धातु चैप्टर में क्रियाशीलता की एक श्रेणी दी गई है, वहाँ आपको स्पष्ट दिखाई दे देगा कि कौन सा धातु किस धातु को हटा सकता है। यहाँ भी बताया गया है लिथियम पोटेशियम को हटा सकता है, पोटेशियम सोडियम को हटा सकता है, सोडियम कैल्शियम को हटा सकता है, कैल्शियम सोडियम को नहीं हटा सकता है, कैल्शियम पोटेशियम को नहीं हटा सकता है, क्योंकि क्रियाशीलता श्रेणी में धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर सजा दिया गया था। कौन कितना अधिक क्रियाशील है, किसकी कैपेसिटी कितनी है, तो उस आधार पर इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आपका काम देगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम। ये क्वेश्चन आंसर आ गया, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन से आपको कभी नहीं पढ़ाना है हमको, जल्दी ऊपर जाओ यार। टोटल क्वेश्चन आंसर अगर क्लास में वाला का आप लोग हम बताएंगे, जितने भी क्वेश्चन आंसर है देखिए पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ लिखा हुआ है। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मेरे नंबर पर मैसेज कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके पास पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाए। क्या है जल्दी हो जाए। चलिए आ गया चैप्टर 2 नहीं करना। ये क्वेश्चन रहा आपका यहां से। अब इसको आप लोग नोट करते चलिए, तो तेजी में कम से कम आज इसका हम 20 क्वेश्चन करा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल के क्लास में करा देंगे आप लोगों को। ये जो टॉपिक है पहले इसको कंप्लीट करते हैं। पहले बता दी एक चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, एक एक क्वेश्चन को लिखा गया है, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। अगर कोई स्टूडेंट इस पीडीएफ को कंप्लीट बढ़िया से पढ़ाई कर लेता है, एक भी गारंटी है कि उसका एक क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। किताब के अंदर का, किताब से बाहर का चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन को लिखा गया है, A to Z क्वेश्चन को लिख दिया गया है, ताकि आप लोगों को एग्जाम के समय अगर पढ़ के जाते हैं, बढ़िया से कंप्लीट कर जाते हैं, तो ये ना सोचना पड़ेगा कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कहीं से पूछे भाई, चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए क्वेश्चन। पूरा पूरा लिख के लाया आप लोगों के लिए, बस आप लोग इसको नोट करते चले, पढ़ते चले। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे हम। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? श्वसन जो आंसर सबका दिया हो, तेज तेज बताते चल रहे हैं, नोट करते चलिएगा। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इससे ऊर्जा प्राप्त होती है हमें श्वसन की प्रक्रिया से, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला, एक द्रव, कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है? पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। ऑक्सीजन का संयोग क्या कहता है? जब कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग करता है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, और जब वियोग करता है तो उसको अवकरण कहते हैं। दिया हुआ ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का संयोग कहलाता है ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है, एक द्रव अधातु का नाम लिखिए। वो कौन सा धातु जो द्रव अवस्था में होता है? ब्रोमीन होता है जो द्रव अवस्था में होता है। अगला है, दो निष्क्रिय गैसों का, अभी जस्ट ऊपर से बताए हैं, दो निष्क्रिय गैस हीलियम होगा और नियोन होगा, और एक्स्ट्रा भी आप कोई लिख सकते हैं, 6 होता है। अगला, हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है? तो अगर हाइड्रोजन से संयोग करता है तो अवकरण कहलाता है, ऑक्सीजन से संयोग करता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है। ये बात आप जानते हैं और हम पढ़ाई के लिए पहले। अगला बात कर लेते हैं, नेक्स्ट 6 के बाद अगला, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण या अवकारक। दोनों ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं? अवकारक। अगला बात करते हैं, किसी पदार्थ का 2 या 2 से अधिक भाग में टूटना। अगर कोई एक पदार्थ है टूट के 2 हिस्से में बढ़ जाता है, 2 रूप आपको बताएंगे। एक होता है जब 2 पदार्थ मिल के एक हो जाए, और एक होता है जब कोई एक कंपाउंड, एक यौगिक, एक पदार्थ टूट के 2 हिस्से में बढ़ जाए। तो जब मिल रहा है तो कॉम्बिनेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हम क्या? संयोजन अभिक्रिया। और जब कोई एक यौगिक टूट रहा है तो डिकम्पोजिशन हो रहा है, टूट रहा है, वो अलग हो रहा है। तो जब एक पदार्थ टूट के 2 हिस्सा में बढ़ जाता है उसको हम बोलते हैं लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। तो कौन नाम दीजिएगा? अपघटन। इसी को वियोजन को ही हम लोग अपघटन के नाम से भी जानते हैं। अगला, एक धातु का दूसरे धातु से प्रतिस्थापित हो जाना
क्या कहलाएगा जी? अगर हम जगह पर बैठे हैं, कोई आया हमको हटा के अपनी जगह पर बैठ गया तो उसको बोलते हैं विस्थापित कर देना, अर्थात विस्थापन अभिक्रिया। एक धातु का दूसरे धातु को हटा देना और उसकी जगह पर बैठ जाने की प्रक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये भी बात आप जानते हो। अगला, ज्वाला के क्वेश्चन में ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं, इस क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान होता है। पहला बात, ज्वाला के होते हैं 4 क्षेत्र होते हैं, नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप्ति क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। एक मोमबत्ती के ज्वाला जो लौ निकलता है, जो जलता है, उसके 4 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला क्षेत्र काला, दूसरा होता है, पहला होता है नीला, दूसरा होता है काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र जो प्रकाश को फैलाता है, और लास्ट होता है जो सबसे ऊपर लौ निकलता है, वो होता है अदीप्त क्षेत्र। टोटल 4 होते हैं। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, जो गैस घर में लीक करता है तो हमें मांगता है और हमें पता चल जाता है कि क्या गैस लीक कर रहा है। अगर उस पदार्थ को उसमें नहीं मिलाया जाता तो हमें नहीं पता चल पाता कि गैस लीक हुआ है और कितने जगह हानि पहुंच जाती गैस से। इसलिए एलपीजी में महक के लिए एक रसायन मिलाया जाता है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाते हैं? एथिल मर्केप्टन, जिसको एथाइल बोलते हैं, एथाइल मर्केप्टन। फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है C2H5SH। नोट कर लीजिए इस बात को। एथिल मर्केप्टन का फॉर्मूला अगर कोई पूछ दे तो C2H5SH होता है, और एथिल मर्केप्टन मिलाया क्यों जाता है? गंध का पता लगाने के लिए कि एलपीजी की गंध है, इसलिए इसमें मिलाया जाता है एलपीजी में। अगला क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा? देखिए, चूना की बात पूछ दिया तो थोड़ा सा इसको जान लेते हैं हम लोग। चूना मार्केट में जब हम लोग जाते हैं खरीदने तो 2 रूप में मिलता है। एक जो सुरती बना के खाता है वो अलग चूना खरीदता है लोग, और जो दीवार पर पेंट करने जाता है वो अलग चूना खरीदता है लोग। सुरती खाने वाले लोग जो चूना खरीदता है वो भीगा हुआ होता है, पानी मिलाया हुआ रहता है चूना में, वो चूना में पानी मिलाया हुआ रहता है। और एक चूना होता है जो पाउडर का टाइप में मिलता है, लाकर घर को पुचारा, पानी मिलाने के बाद उसको पुचारा किया जाता है घर पे। तो यहाँ पे 2 रूप, एक हो जाता है कली चूना, एक हो जाएगा आपका कली चूना, एक हो जाएगा बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना हो जाएगा। तो कली चूना का मतलब बिना बुझा हुआ चूना। इसके एक और नाम होता है बिना बुझा हुआ चूना। इसको बोलते हैं हम लोग CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नोट कर लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। और बुझा हुआ चूना को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। तो आप पूछ रहा है बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस होगा। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन, बस 26 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, 13 आपने करवा दिया। संगमरमर, संगमरमर का सूत्र क्या होता है? संगमरमर का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसका एक और होता है चौक, खल्ली जिसको बोलते हैं चौक। चौक का भी फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है। 2 आयनों का अदला बदली क्या कहलाती है? 2 आयन का, जब 2 यौगिक के आयन आपस में अदला बदली जगह कर लेते हैं तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जब 2 यौगिक अपने अपने आयनों का अदला बदली कर लेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाएगा। अगला है ऊष्मा का निष्कासन। कोई अभिक्रिया हो रही हो और अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा भी निकल रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, निष्कासित हो रहा है, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अगला बात कर लेते हैं, 20 तक कर लेते हैं इसको। विद्युत के कारण होने वाले अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? विद्युत के चलते कोई अभिक्रिया कंप्लीट होती है, जैसे बैटरी में होता है, घरों में जो बैटरी लगे होते हैं उसमें जो अभिक्रिया होती है उसको विद्युत रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। लिखा हुआ है 17 नंबर, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। ये टोटल जितना क्वेश्चन मैं बता रहे हैं इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर किसी का माइंड पे टेंशन होगा एग्जाम का, जो प्रॉपर तरीका से पूरे ईमानदारी के साथ एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो जो इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट करेगा, एक एक क्वेश्चन को नोट करेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला बात कर लेते हैं, सूर्य के प्रकाश में होने वाले एक अभिक्रिया का क्या है? सूरज के प्रकाश के द्वारा जो अभिक्रिया होता है जिसके चलते पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जिंक सल्फेट का पूछ रहा है, जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है? जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4। जिंक सल्फेट का सूत्र, जिंक
और सल्फेट। जिंक की भी वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, दोनों कैंसिल हो गया, बन क्या गया ZnSO4 बन गया। अगला क्वेश्चन, चिप जल का सूत्र क्या होता है, सब कुछ जानता है। जल का सूत्र होता है H2O और जल का आणविक द्रव्यमान मोलिकुलर मास ऑफ H2O इज 18 kg, 18 ग्राम होता है। हाइड्रोजन 2 एकम 2 अब प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 8 16, 16 और 2 18 ग्राम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चिप्स की थैली में कौन सी गैस होती है, तो चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जैसे चिप्स खरीदने जाते हैं तो दिखता है काफी बड़ा, लगता है पूरा फूल उसमें भर के दिया है, सब फाड़िएगा तो हवा बाहर बचेगा थोड़ा सा। तो इसमें कौन सी गैस होती है जो उसको खराब होने से बचाता है, नाइट्रोजन होती है। ठीक है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब दूध से दही बन जाएगा तो आप पुनः दही से दूध नहीं बना सकते। अगर बना लेते तो उसको भौतिक बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन कहा जाता। तो दूध से दही बनना क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। अगला बात कर लेते हैं नेक्स्ट। चलिए आज का क्लास लग रहा है यहाँ तक, यहीं तक चलेगा। कंप्लीट हो क्वेश्चन दिया होगा कि रासायनिक संरचनाओं को क्यों संतुलित किया जाता है, तो ये सिंपल सी बात है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम लोग रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। अब ये होता क्या है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। गैस और अवक्षेप का संकेत किस प्रकार दिया जाता है, गैस जो बनता है वो ऊपर उठता है, अवक्षेप जो होता है वो तली में जाके बैठता है। तो गैस के लिए एरो का चिन्ह ऊपर की तरफ, अवक्षेप के लिए एरो का चिन्ह नीचे की तरफ। तो गैस का चिन्ह ये होगा और अवक्षेप का चिन्ह ये होगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा MgCO3। एक लास्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जुड़ा क्या कहलाएगा, स्टार्टिंग बताएं संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। तो देखिए आज के इस क्लास में हमने काफी खास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के लिए कराया, जो कि सब कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। और ऐसे ही प्रत्येक चैप्टर का PDF मौजूद है और एक एक चैप्टर वाइज आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं। ये नहीं कि फर्स्ट के बाद एक बार थर्ड में लेके जाएंगे, नहीं, हर एक चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट कराएंगे। इसलिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहे और जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है उस वीडियो को पूरा का पूरा देखें और कॉपी में नोट करें। और एक अलग से कॉपी खरीद के इसलिए रख लें, जो एक्स्ट्रा आपको पढ़ा है उसको कॉपी में नोट करते चलिएगा। और हो सके तो जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं लोग फिर कल के क्लास में इसी समय पर इसी टाइम में। चलिए तब तक के लिए सब किसी को गुड नाइट।